सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए, सेशन की मैं शुरुआत कर देता हूँ। आज 28 नवंबर है और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वैसे हमारे साथीगण, वैसे हमारे मित्रगण जिन लोगों ने 67 बीपीएससी या बीपीएससी ऑडिटर्स या आने वाले 11th जेपीएससी या फिर जेएसएससी और अदर एग्जामिनेशनों के फॉर्म को डाला होगा या वो डालने वाले होंगे, उनके लिए करंट अफेयर्स की महत्ता छुपी नहीं है डियर। ये सबको पता है कि विदाउट करंट अफेयर्स यू आर नॉट एबल टू क्रैक any competitive examinations. So looking to these parameters and the importance of current affairs, we are going to give you the current affairs। आज का ताजा ताजा भी मिलेगा और हमारा जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी देखोगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जामिनेशनों में आने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो आइए, फिर से अजीत मेहता सर आ चुके हैं। बस आपको एक काम करना होगा डियर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आने वाले समय में आपका एक भी लेसन मिस ना हो। सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज एमएनएन ट्यूटोरियल्स। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, फटाफट सभी को आ जाइए। तो एमएनएन ट्यूटोरियल्स आपको 67 बीपीएससी और 11 जेपीएससी या बीपीएससी के जो असिस्टेंट ऑडिटर्स हैं, इनके एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं आपको दे रहा हूँ। सो यू हैव टू एनलाइट योर कैरियर विथ अस, राइट। आपको पता होगा डियर कि अगर करंट अफेयर्स की अगर आप बात करते हो ना, तो करंट अफेयर्स की अगर बात करते हो तो अगर खासकर आप बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशनों को या वट एवर आजकल रेलवे जैसे एग्जामिनेशनों को या फिर बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशनों को अगर दे रहे हो ना, इसकी जो वेटेज होती रहे दिन ब दिन आप ग्रोइंग स्टेज में आप देखोगे, ग्रोइंग स्टेज में जा रहा। बीपीएससी ने तो 20 प्लस इवन 30 तक ये क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर बिहार और इसके करंट अफेयर्स को मिला के देखोगे तो 30 या 40 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं डियर। ओके, तो इसी पैरामीटर को देखते हुए मैंने आपको करंट अफेयर्स की सीरीज को चालू किया है। फटाफट आप इसका आनंद उठाएं। सो कांटेक्ट आप कर सकते हैं पेड कोर्स के लिए 7004043326। यह पेड कोर्स आपके इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंटल साइंसेस को लेके होगा। मोस्टली जो मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स के को लेके कर रहा हूँ। आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस बिल्कुल ही रेगुलर कर सकते हैं। काफी कम पैसे में डियर आपको मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस करा दूंगा फॉर योर बीपीएससी। सो हु आई एम्स, इकोनॉमिक साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये हमारा इंटरेस्टेड एरिया ऑफ टीचिंग्स है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है, एमए इकोनॉमिक्स, परस्यूइंग पीएचडी विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 7 year of teaching experience and पाठक आईएएस एकेडमी, ऑनलाइन ऑल प्रोग्रेस एकेडमी एंड अन एकेडमी में प्लस एजुकेटर हूँ एज एन इकोनॉमिक्स। सो जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, माई सेल्फ अजीत मेहता सर। ओके, you can contact me with the 7004043326 या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे लिंक अप हो सकते हो, सेम है एमएनएन ट्यूटोरियल इज द माय टेलीग्राम एड्रेस। आप वहां पे अपनी बातों को रख सकते हो और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है डियर आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, करेक्ट। चलिए, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशनों में अगर करंट अफेयर्स अच्छी तरह से कर लेते हो 40 प्लस मार्क्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बीपीएससी में अगर आपने बिहार करंट अफेयर्स और फिर जो नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल बीपीएससी के एग्जामिनेशनों में, ये आपके मेंस तक बेनिफिट करता है डियर। तो अच्छी तरह से आप करंट अफेयर्स पे फोकस करने की जरूरत है। तो मैं इसलिए 6 मंथ के करंट अफेयर्स को फोकस कर रहा हूँ और ये आपको मैं जुलाई से दे रहा हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो कभी छूटे ना आपके एग्जामिनेशनों के अंदर, ये हमारा आपका कंसर्न होगा। सो जुलाई ऑनवर्ड मींस जुलाई टू दिसंबर मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, करेक्ट। आइए फटाफट शुरू करते हैं सेशन को। सो इंग्लिश, आप रखते हो कि मन की बात जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री की ऐसी कार्यक्रम है जिससे लोगों के तक प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या फिर प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचते हैं। तो इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ पीएम एट द रेट ऑफ नरेंद्र मोदी एड्रेस इन द 83rd एपिसोड ऑफ मन की बात। अगर आप बोलोगे कि जैसे मान लो आपको पूछ देगा कि इस मन की बात का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, तो 83 एपिसोड इन्होंने दिया है मन की बात को, करेक्ट। आइए नेक्स्ट, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
या इंटरनेशनल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अनाउंस किया है, इट हैज रिज्यूम एक्सपोर्ट्स टू द इंटरनेशनल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम कोवैक्स। तो अब कोवैक्स को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारने की बात की जा रही है। ओके, द फर्स्ट बैच ऑफ कोविशील्ड 19 vaccine left the SII manufacturing facility in Pune earlier today for distribution to low and middle income countries via the COVAX mechanism. SIS supply for the doses of COVAX is expected to increase sustainably in Q1। मतलब वैसे कंट्री जो काफ़ी मीन्स पुअर कंट्री हैं, तो उन कंट्री में जाके ही ये वैक्सीन बनाने की बात कह दिया है। तो रिज्यूम द एक्सपोर्ट टू द इंटरनेशनल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम। The resumption of exports is linked to SII surpassing its original target to produce 1 billion doses of Covishield by the end of this year। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कोवैक्स के साथ मिलकर बात किया है और कोविशील्ड के 1 बिलियन डोजेस, मीन्स आप समझ सकते हो कि आपके जो कोविशील्ड है इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, डियर ये सीरम इंटरनेशनल का आपका क्या है कोविशील्ड वैक्सीन आती है, तो ये कोवैक्स प्रोग्राम के साथ शेयर करके, मीन्स कोवैक्स जो भारत सीरम की है उसके साथ ये शेयर करके ये पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करने के मूड में है। किसका? तो आपके वैक्सीन का, दैट इज कोविशील्ड का, एंड द टाई अप विद द कोवैक्स। आइए, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है भारत गौरव थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन टू बूस्ट टूरिज्म। भारतीय रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव थीम पर आधारित सर्किट ट्रेनों की शुरुआत की है। ये सर्किट ट्रेन क्या होती है डियर? आपके जो स्पिरिचुअल्स या आप कह सकते हैं जो धार्मिक स्थान हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान को कनेक्ट करती है, या आप जैसे देखो रामायण सर्किट, मीन्स भगवान रामलला की जहां जहां मूर्तियां हैं उनको ये कनेक्ट कर देगी। कल को आएगी कि माता जी का, जितने भी माता जी के स्टेचूज हैं, जितने माता जी के मूर्तियां हैं, उन सबों को कनेक्ट कर देगी इस ट्रेन के। यूनियन मिनिस्टर, अब देखो पहले पीयूष गोयल थे, अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन फॉर द टूरिज्म सेक्टर अंडर द भारत गौरव ट्रेन। तो भारत गौरव ट्रेन यह एक थीम बेस्ड ट्रेन है जो कि सर्किट ट्रेन है, जो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक, दैट इज नेम इज स्वदेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने क्या किया है, एक स्वदेश को लॉन्च किया है। यह स्वदेश क्या है? तो वर्ल्ड की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश को लॉन्च कर दिया है। स्वदेश क्या करता है? बेसिकली ये ब्रिंग डेटा आर्किटेक्चर, ये डेटा का एक आर्किटेक्चर तैयार कर लेता है एंड उसको एनालिटिक्स करता है फॉर ये वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज अंडर वन प्लेटफॉर्म। मीन्स आप एक डेटा तैयार करोगे जिसमें जितना भी डिजीज है वो ब्रेन से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका एक अलग से डेटा बना लो। खासकर जैसे मान लो वह अगर अल्जाइमर के मरीज हैं या अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके पास है, तो अल्जाइमर के मरीज का पूरा डेटा आपने यहाँ रख दिया और अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सारे पेशेंट का डेटा रख दिया। अब इससे आपको कैटेगरी पता चल जाती है जिसपे आप एनालिसिस कर पाते हो कि वास्तव में ये जो डिजीज है, ये जो बीमारियां हैं, किस कारण से होती है, इनका रूट क्या है। तो डीबीटी मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर सकते हो। ओके, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर डीबीटी एनबीआरसी गुड़गांव हरियाणा में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे भारत के अंदर जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होंगे उन सबों का एक डेटा तैयार किया जाएगा और इस डेटा पे एनालिसिस किया जाएगा कि व्हाट इज द रूट काउज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्जाइमर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये अच्छी पहल है भारत की ओर। देखिए, जब तक आप डेटा को कलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और डेटा कलेक्शन करने के बाद रिसर्च को डिजाइन किया जा सकता है। तो ये R&D के लिए काफी सपोर्टेबल होगा। मान लो एक अलग प्रकार का एल्जाइमर वेरिएंट्स आ रहा होगा या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा होगा, ये आपको पहले से पता होगा, तो आने वाले पेशेंट को या आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को आप पहले से तैयार रखोगे उसके ट्रीटमेंट्स को। इंडिया एंड जर्मनी ने लॉन्च किया है वाइजर प्रोग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर।
WISER program for in lateral entry for women research in joint R&D project। भारत और जर्मनी ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं के लिए पार्श्व प्रविष्ट के लिए वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ये स्पेशली फॉर विमेंस है कि महिलाओं को अधिक से अधिक रिसर्च में, अधिक से अधिक उनको डेवलपमेंट में डाला जाए, ताकि महिलाएं जो है वो पैरेलल होके खड़ा हो जाए। ओके। और तो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका नाम है ICSTC, इंडो जर्मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर has launched a first of its kind program to promote the women research in the field of research and development through lateral entry, women involvement in science and engineering and research। तो महिलाओं को साइंस, इंजीनियरिंग और रिसर्च में डालने या उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा कि किस कंट्री के साथ भारत, ये IR इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल हो गए कि भारत किस कंट्री के साथ या किस मुल्क के साथ महिलाओं को अधिक से अधिक शोध में प्रेरित करने के लिए एक टाई अप किया है, दैट इज जर्मनी, और उस टाई का नाम हो गया वाइजर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी अध्यक्ष है स्मृति ईरानी, सेलिब्रेट्स आजादी की अमृत महोत्सव ऑन द थीम ऑफ चिल्ड्रंस आइडिया राइट्स एंड न्यूट्रिशन। आपके एग्जामिनेशन में सवाल उठ जाएगा कि चिल्ड्रंस आइडिया राइट्स एंड न्यूट्रिशन, ओके, थीम को लेकर किस डिपार्टमेंट ने आजादी की अमृत महोत्सव को मनाया है। तो आपका आएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के विचार, अधिकार और पोषण पर आजादी का अमृत महोत्सव को मनाया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेमोरेट्स द आजादी की महोत्सव वीक फ्रॉम नवंबर 14 से 21 नवंबर 2021 एज ए पार्ट ऑफ इंडियन 75th ईयर इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशन। 75वें साल का जो भारत का जो आज़ादी के हो चुके हैं, इनके उपलक्ष्य में ये 14 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया है आज़ादी की अमृत महोत्सव। इनका थीम था चिल्ड्रंस आइडिया राइट एंड न्यूट्रिशन। तो चिल्ड्रंस आइडिया एंड राइट एंड न्यूट्रिशन इज द थीम ऑफ this program. It is another very important questions for your examination। एस जयशंकर, जो कि आपके विदेश मंत्री हैं, रिप्रेजेंट्स इंडिया एट 20 मीटिंग्स ऑफ SCO, सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग है, वो कहाँ पे वर्चुअली शुरू किया है, नूर सुल्तान। तो एस जयशंकर इंडिया लीड टू द इंडियन डेलीगेशन ऑफ द 20 मीटिंग ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स गवर्नमेंट ऑन नवंबर 25, 2021 को इन्होंने मीटिंग्स को किया है। और ये कहाँ किया गया है, तो नूर सुल्तान, ओके। और नूर सुल्तान में ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। द मीटिंग वाज हेल्ड इन नूर सुल्तान इन वर्चुअल फॉर्मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कजाकिस्तान। मीन्स ये जो नूर सुल्तान है, ये जगह किधर है डियर, तो कजाकिस्तान के अंदर है। आपको पता होगा संघाई कॉर्पोरेशन में 8 कंट्री हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोलिंस डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, आपने देखा होगा कई अलग अलग डिक्शनरी जो है, कभी ऑक्सफोर्ड इस वर्ड को ईयर ऑफ द वर्ड मानता है, मतलब काफी पॉपुलर है, कई बार इसको यूज हुआ होगा। तो कॉलिन डिक्शनरी जो है, ये कॉलिन डिक्शनरी एक्चुअली पब्लिश्ड होते हैं हार्पर एंड कॉलिंस इन ग्लासगो, और ग्लासगो किधर है डियर, तो इंग्लैंड के अंदर है, यहाँ से ये पब्लिश होती है। इस डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 माना है। NEFT इज द एक्रोनिम फॉर नॉन फंगिबल टोकन्स। ये क्या होता है, NFT is defined as a unique digital certificate। यह एक डिजिटल सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड इन द ब्लॉकचेन दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनरशिप ऑन एसेट्स सच एज ए आर्ट वर्क और कलेक्टिबल्स। तो जितने ऑनरशिप ऑफ एसेट्स होते हैं, उनको एक डेटा का बना के इसमें यूज किया जाता है। तो नॉन फंजिबल टोकन है। इस वर्ड जो है कई बार काफी यूज हुए, लेकिन डिजिटल लॉकर की जमाना आ चुकी है सर, डिजिटल डेटा रखा जाता है, तो उस तरह से आपके जो ऑनरशिप है या एसेट्स के ऑनरशिप है, उनको डिजिटली रिकॉर्डेड रखने के लिए इसका प्रयोग इस वर्ड का काफी किया गया है। और कॉलिन डिक्शनरी जो कि ग्लासगो से निकलती है,
एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर। ये फिर से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए। आइए देखते हैं। कुवैत री अपॉइंट्स शेख सहबा क्लैन अल अहमद अल सहबा एज द प्राइम मिनिस्टर। तो शेख सहबा अल अल अहमद अल सहबा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। इसे फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत चुन लिया गया है। सबा वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कुवैत इन नवंबर 2019 में। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर कुवैत के बने थे, इन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया गया। Prior to that, he served at the various capacity. इसके अलावा इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर and the first deputy prime minister of Kuwait. Okay, he also associated with the permanent Kuwait missions at the UN from 1983 to 1989 में उसके भी मिनिस्टर्स रहे, उनके भी मेंबर रहे। और कुवैत की कैपिटल की बात करोगे डियर, तो ये क्या है? कुवैत की कैपिटल है ओके कुवैत ही है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? कुवैती दिनार है। तो ये याद रखिएगा कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रीअपॉइंट रिसेंटली किया गया है, दैट इज कुवैत। या इनका नाम दे देगा कि कुवैत के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख सहबा खाद अल अहमद अल सहबा एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट। स्वीडन की पहली ऐसी महिला प्राइम मिनिस्टर होगी जिन्होंने तुरंत ही अपॉइंट हुए और तुरंत जैसे वो संबोधन करते हैं बजट पे, उनको तुरंत से प्रेशर देके वहां के प्राइम मिनिस्टर से के पद से हटा दिया जाता है। द स्वीडन फर्स्ट वुमेन पीएम मैगडालेना एडर्सन, या एडर्सन से याद रख लो, स्टेप्स डाउन विद इन आवर्स ऑफ बीइंग इलेक्टेड। तो मैगडालेना एडर्सन हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, और ये फीमेल की जो है अपॉइंट किया गया था पहली महिला। देखो यहाँ से क्वेश्चन यू बनेगा, हालांकि 90% लोगों को ये पता होगा कि इन्हें हटा दिया गया, लेकिन पहली महिला प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट हो ही चुकी थी। तो स्वीडन की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला प्राइम मिनिस्टर कौन होंगी? पीएम मैगडालेना एंडरसन। ओके, और इन्होंने जस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर ही जब इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट किया और इन्होंने जब भाषण दिया पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट वोट इन फेवर ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय द ऑपोजिशन, तो इनको जो है हटा दिया गया। जो बजट इन्होंने प्रेजेंट किया ऑपोजिशन के द्वारा, घोर विद्रोह हुआ और घोर विद्रोह के बाद इन्हें अपने पद से हटना पड़ा। अब बात करोगे स्वीडन की, तो स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन नेशन है विद 1000 कोस्टल आइलैंड्स एंड लेक्स। ओके, स्पेशली है, इनके पास जो है 14 आइलैंड्स है, और इनकी जो कैपिटल है स्टॉकहोम है, और इनकी जो करेंसी है स्वीडिश क्रोना है। तो स्वीडन की जो मुद्रा है, बार बार पूछा जाता है, ये स्वीडिश की मुद्रा क्रोना है। ये बैंकिंग के एग्जामिनेशनों में ये व्हाटएवर कहीं भी पूछ सकता है। बुक टाइटल कॉन्टेस्ट लैंड इंडिया चाइना द बॉर्डर डिस्प्यूट। आप देख रहे हो इंडिया चाइना के बीच में जिस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, उन पर एक बुक लिखी गई है, इसका नाम है कॉन्टेस्ट आइलैंड। इसको याद रखिएगा, कॉन्टेस्ट आइलैंड इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट, रिलीज बाय मरूफ रजा। तो ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, मरूफ रजा के द्वारा। मरूफ रजा एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। कम आउट विद द न्यू बुक्स टाइटल कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बॉर्डरी डिस्प्यूट्स। Yeah. Okay, this book provided detailed understanding of the historical background and complexity of Indian border. Indian border के अंदर जिस तरह की complexity है, इनकी जो historical background है, उसके इस books में लिखे गए हैं, और इस book को publish करेगा विटलैंड पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कंटेस्टेड लैंड की बात करेगा, ये इंडिया चाइना की बात करेगा, और ये बात कर लेगा मरूफ रजा की, और ये बात कर लेगा विटलैंड की, और बात कर लेगा इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर विद चाइना। आइए अब हम चलते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स को, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। ये हमारा करंट अफेयर्स आज का था, ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा, ताकि आज के लिए भी आप अपडेट हो जाए और बैक से भी अपडेट हो जाए डियर। और बीपीएससी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर के करंट अफेयर्स की पूछने की पूरी संभावना देखी जाती है। और नवंबर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, अगर नवंबर के इलेक्शन देख लेते हो। तो मैं अभी जुलाई से शुरू किया हूँ, जुलाई खत्म जैसी होगी अगस्त में, अगस्त जैसे ही खत्म होगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में हम लोग मूव कर जाएँगे। ये सारे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं, ओके। पहला आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, ये जुलाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। अब देखो, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी या जिस तरह से साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है, इस साइबर क्राइम को कंटेस्ट करने के लिए कई मुल्क अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। तो इंडिया ने भी साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कई साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया है, साइबर सिक्योरिटी सेल का निर्माण किया है। अगर आप देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी में इंडिया की जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक कौन-सा है? तो इंडिया की जो रैंक है, वो साइबर सिक्योरिटी में 10वें रैंक पे है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज़ द 10th बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। अब सवाल उठता है कि ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इसे ITU कहा जाता है। ऑन द जून 29 2021 द जी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज द फोर्थ एडिशन ऑफ द एनुअल इंडेक्स एंड रैंक इन 194 कंट्री। ये चौथी बार निकाला गया है। इससे आप देख सकते हो कि 2019 में एक बार निकाला गया होगा, 2018 में, 2017 में और 2016 में, मतलब इसकी शुरुआत 2016 से हो गई थी। इंडिया की अगर बात करोगे, इंडिया ने 97.5 स्कोर किया है 100 पॉइंट में, रैंक ऑन द टॉप 10 बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। तो इंडिया की 10वीं पोजीशन है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये काफी अच्छी इंडेक्स है। देखिए, नॉर्मली आप देखते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, बट ये सभी इंडेक्स है जो साइलेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एशिया लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, पूरी एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट्रेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। देखो, आपके जो कैपिटल मार्केट में भी जो एक्सचेंज है उसका भी नाम है नेट्रेक्स। तो एशिया लॉन्गेस्ट हाई स्पीड जो ट्रैक है हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो पूछा जाएगा कि एशिया की जो सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक है, ये भारत के किस शहर में बनाया गया है? Indore, Pune, Hyderabad, and Agra. Your answer is your Indore. Okay. The Union Minister of Heavy Industry and Public Enterprises, Sri Prakash Javadekar, virtually inaugurated a high-speed track, that's in Natrax in Indore, on June 29, 2021. Natrax is the longest high-speed track in Asia, measuring 11.3 किलोमीटर। अब इसकी कितनी लंबाई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेट्रेक्स के नामों से क्वेश्चन पूछ सकता है, करेक्ट, ओके। और इसकी जो बात है वो 1000 एकर्स ऑफ लैंड में ये बनाया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट, श्री केबी संपत कुमार जो एडिटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कृत डेली, ये जो है संस्कृत जो डेली निकाला जाता है उसके पहले, या आप कह सकते हो इसके क्या है, पहला जो है एडिटर है, हु इज द नेम द संस्कृत डेली, ओके। जो एडिटर है उनका नाम क्या है, मीन्स संस्कृत डेली का नाम क्या है, जो संस्कृत में डेली अखबार निकलती है उसके एडिटर है केवी संपत, उस अखबार का नाम क्या है? तो अखबार का नाम है सुधर्मा। क्या नाम है? सुधर्मा। हिंदी वाले देख सकते हैं, सुधर्मा, ओके। इस तरह से आपको नाम याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस डीप ग्रीफ, उन्होंने अंदर से या कहो कि बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया है केबी कामत के मौत पर। एंड द एडिटर ऑफ द सुधर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा क्योंकि ये पहला संस्कृत का है और ये पास आउट हुए हैं। नॉर्मली किसी की ग्रेड्स पे प्राइम मिनिस्टर आते नहीं, अगर आ चुके हैं मीन्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो सुधर्मा इज द ओनली संस्कृत डेली इन द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में संस्कृत डेली में पहला है। प्रिंटेड एंड पब्लिश फ्रॉम मैसूर से निकलता था। नोटेड संस्कृत जर्नल वाज 64 ईयर, इनकी उम्र कितनी थी? 64 थी। याद रखना, सुधर्मा को याद रखना, करेक्ट। और ये वर्ल्ड की इकलौती है ना, वर्ल्ड की इकलौती जो है मैगजीन कह सकते हो या न्यूज़पेपर कह सकते हो। नेम द CEO ऑफ नीति आयोग,
आप जान सकते हो कि नीति आयोग के जिस सीईओ का नाम बताइए, whose tenure has been extended by the government for 1 year till जून 2022। तो नीति आयोग के कौन से चेयरमैन हैं जिनका कार्यकाल जो है जून 2022 तक बता दिया गया है। आपको पता होगा नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में देखने को मिलता है, 1 अप्रैल 2015 से मिलता है। ये बात करोगे तो यह गवर्नमेंट की क्या है, थिंक टैंक है। यह गवर्नमेंट की क्या है, थिंक टैंक बोल सकते हो या थिंकिंग बॉडी बोल सकते हो। ओके, इसकी जो जुडिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग कैसा बॉडी है, तो थिंक टैंक है और साथ ही साथ यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। करेक्ट। तो 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था, जब भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग को लाया था। The appointment committee of cabinet has extended the tenure of नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। इसका मतलब अभी भी बात करोगे नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो अमिताभ कांत है। ओके, आइए अंशुला राव। ये अंशुला राव एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट 4 year डोपिंग बैन बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सी इज ए डोमेस्टिक प्लेयर हु प्लेड फॉर द स्टेट। यह राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं और एंटी डोपिंग एजेंसी जो है भारत की, या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनके द्वारा इनको 4 साल का बैंड किया गया है। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको डोपिंग केस के अंदर पॉजिटिव पाया गया और इसे 4 सालों के लिए बैंड किया गया। आपको बताना है कि ये प्लेयर किन जगह की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की, बिहार की और केरला की। तो ये है मध्य प्रदेश की प्लेयर है। मध्य प्रदेश ऑलराउंडर अंशुला राव हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी हैंडेड ए 4 years ban by the National Anti-Doping Agency after failing the dope test. She was found guilty of consuming a banned anabolic steroid 19 नॉर एंडोस्ट्रोलिन, या क्या है, नॉर एंडोस्टेरोन। ये जो क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है जो इन्होंने लिया था, जो कि आपको शक्तिवर्धक होता है, उत्तेजक होता है स्टेरॉयड, इसको लिया था इन्होंने और ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। तो ये चूंकि पहली महिला है इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Who has been appointed as the chairman of Indian Federation of United Nation Association? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव। देखो ये जो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन है, इसमें हमेशा जो है रिटायर्ड जज ही होते हैं। जैसे आप देखोगे कि आप देखोगे ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट्स ह्यूमन कमीशन में भी रिटायर्ड जज ही होते हैं। सो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव, रिटायर्ड Justice Shambhunath Srivastava, a former Allahabad High Court judge and former Chief Lokayukt of Chhattisgarh, has been appointed the chairman of Indian Federation of United Nations Association. Justice Srivastava succeed Mukul Sangma। ये मुकुल संगमा को इन्होंने सक्सीड किया है, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, जो कि ऑलरेडी पहले चीफ मिनिस्टर भी थे मेघालय के। ओके, अभी नहीं है। तो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है। विच कंट्री हैज टॉप द IT ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? अभी आपने देखा था कि ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था, 10 था। आपको बताना है कि नंबर 1 रैंक पे कौन है, तो नंबर 1 रैंक पे डियर यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये नंबर 1 पे है। मतलब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेके काफी एग्रेसिव है और इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज योर आंसर। करेक्ट। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। करेक्ट। आइए अब मैं आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू बी ऑफ द टुडे क्लासेस, बट मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, आप मेरे को मेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com। आप ज्वाइन कर सकते हो ओके फॉर योर बेस्ट करियर। आप सब्सक्राइब कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप हमारा एक ऐप्स है, इस ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे AAA स्मार्ट
ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स ऐप्स है। ओके, और इसी ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये अभी जेटेट की क्लासेस शुरू हो रही थी। ओके, तो आप मेरे को लाइन अप करो, आप मेरे से बात करो, आप टेलीग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो, आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हो, आप कुछ भी करो बट एग्जामिनेशन को क्रैक करो। दिस इज माय थिंग। थैंक यू, वी विल मीट, फिर हम मिलते हैं कल। थैंक यू।